कार से मैंने जल्द ही छुटकारा पा लिया और ज्ञानी जी की तरफ से मुमकिना ताक़ुब के पेश नजर एक लंबी मटर गश्त के बाद अपने ठिकाने तक जा पहुंचा, जहां कर्नल साहब का खुसूसी पैगाम मेरा मुंतजिर था। राब्ता कायम करो। मेरा एक साथी वहां से मेरे साथ रवाना हुआ और हम एक दूर दराज और किसी हद तक गैर आबाद मकाम पर चले गए। ये हमारा एक तरह से यहाँ का जासूसी हेडक्वार्टर था, जहाँ एक ताकतवर ट्रांसमीटर के जरिए चंद मिनट के बाद ही मेरा राब्ता अपने हेडक्वार्टर से बहाल हो गया। कर्नल साहब ने मेरी ज्ञानी आत्मा सिंह वाली अचीवमेंट पर मुझे बेइख्तियार दाद दी। वंडरफुल। उन्होंने बताया कि आज रात हमारे दोस्त पानियों में से उभरेंगे और नेक तमन्नाएं देकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। जिस तेज रफ्तारी से हालात बदल रहे थे उसमें हम इंतजार करो की अय्याशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। हमें हर कदम फौरी और तेज रफ्तारी से उठाना था, क्योंकि पहले ही बहुत सा पानी हमारे सरों से गुजर चुका था। उस्मान ने सिर्फ एक दिन उन लोगों के साथ गुजार कर जहां बहुत से खतरात मोल लिए थे, वहां कम से कम उनके एक खुसूसी मरकज का पता भी लगा लिया था, और ये कोई मामूली कामयाबी नहीं थी। अब हमारा पहला वार उसी मरकज पर होना था जहां ज्यादातर मशरकी पाकिस्तान से आने वाले भगोड़े तकरीबकारों के लीडर कयाम करते थे, और जहां रॉ के बड़े बड़े जहन उनके मुंह में नित नए नारे और उनके शरारती जहनों में तबाहकारी के रंगारंग मंसूबे डालकर उन्हें मशरकी पाकिस्तान में धकेलते थे। इस जजीरा नुमा जगह का नाम शायद लक्ष्मी कांतापुर था। लक्ष्मी कांतापुर एक तिकोन नुमा जजीरे की तरह समंदर के पेट से नमूदार होकर खुश्की की तरफ बढ़ता नजर आता है। उसकी एक समत पोर्ट कैनिंग और दूसरी तरफ कुछ ऊपर जाकर डायमंड हार्बर है। लक्ष्मी कांतापुर को कोई फौजी अहमियत तो हासिल नहीं थी, और यूं भी ये इंटेलिजेंस का तरीक़ेकार होता है कि वो लोग अपना काम खुफिया ही करते हैं और किसी भी कार्रवाई के लिए शोर शराबे से गुरेज करते हैं। इसलिए यहाँ न तो कोई फौजी यूनिट डिप्लॉय किया गया था और न ही रॉ के उस मरकज के गिरदा गिर्द कोई हिफाजती जाल बुना गया था। बस वही हिफाजत के आम बंदोबस्त मौजूद थे। उस्मान ने उस हेडक्वार्टर की यात्रा अगले ही रोज की थी और यहीं से निकलकर वो मुझे मिलने आया था। अमित सरकार और उसके साथी की मौत के बाद यहाँ के करता धरता लोगों को इस बात का इल्म तो हो गया था कि उनका ये मरकज हमारी नजरों में आ चुका है, लेकिन एक तो यूं भी फी जमाना अपने किसी अहम मरकज का दुश्मन की नजरों में आ जाना कुछ ऐसी अजीब बात नहीं समझी जाती, और दूसरी बात यह कि मशरकी पाकिस्तान में हमारी नेवी की पतली हालत के पेश नजर ये बात तो उन लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि हम कभी उन पर हमला करने का तसव्वुर भी कर सकते हैं। उस्मान से मैंने उसके होटल के कमरे में मुलाकात की थी। वहां से हमने एक मर्तबा फिर रॉ के उस मरकज के अंदरूनी निजाम का जायजा लिया और थोड़ी ही देर में तमाम जुजियात मेरे जहन में मुंतकिल हो गईं। अब हम दोनों एक नए अज़्म के साथ अपने खुफिया ठिकाने की तरफ जा रहे थे। शाम तक हमने 2 मरतबा अपने हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया। मेरा प्लान समझने में उन्हें जरा भी दुश्वारी पेश न आई और उन्होंने सीधा साधा जवाब दिया, मिशन जारी रखें। आने वाले नए दोस्तों को तुम्हारी पहचान करा दी गई है। जैसे ही उफक पर मगरिबी समत में सूरज का सफर इख्तितामी लम्हों को पहुंचा, मैं और उस्मान अपने ठिकाने से निकल कर रवाना हो गए। हमने माही गिरों के कपड़े पहन रखे थे। आम बसों के जरिए सफर करके हम एक मखसूस मकाम पर पहुंचे, जहां एक मछलियां पकड़ने वाली लॉन्च हमारी मुंतजिर थी, जिसमें हमारे साथी ढेर सारी मछलियों समेत हमारे मुंतजिर थे। ये मछलियां उन्होंने सुबह से अब तक शिकार की थी। इसी लॉन्च के एक खुफिया खाने में ताकतवर डायनामाइट और डेटोनेटर भी मौजूद था। उसके अलावा कुछ हल्का फुल्का लेकिन खासा कारआमद असलहा। लॉन्च पर मौजूद माहीगीरों को देखकर किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि ये लोग कोई खतरनाक इरादा भी रखते होंगे। वहाँ इक्का दुक्का लॉन्चें दूर दूर घूमती नजर आ रही थीं। अब सभी लोग थक हार कर वापसी का सफर कर रहे थे। हमें किसी ने लॉन्च में सवार होते न देखा। फिर इंजन तो मैंने संभाल लिया और वो लोग इधर उधर बिखर कर बैठ रहे। हम दिल ही दिल में सलामती की दुआएं मांगते अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। दूर दूर तक किसी स्टीमर या कश्ती का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हमारा सफर साहिली इलाके के साथ साथ जारी था कि साहिली इलाके के एक कटाव में छुपी नेवल पुलिस की एक तेज रफ्तार गन बोट अचानक मुंह फाड़े हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसे देखते ही मेरे तीनों साथियों ने अगले इकदाम के लिए मेरी जानिब देखा। मैंने उन्हें पुरसुकून रहने की तलकीन की और स्टीयरिंग के करीब रखा वो छोटा सा खिलौना अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया, जो किसी भी लम्हे फट कर कयामत ढा सकता था, उन पर भी और हम पर भी। ऑल्ट, रुक जाओ। अंग्रेजी और बंगाली दोनों जबानों में गन बोट के डेक पर खड़े एक ऑफिसर ने मेगाफोन में चिल्लाते हुए कहा। मैंने इंजन बंद कर दिया। गन बोट हमारे करीब झाग उड़ाती आकर ठहर गई। लहरों के दोष पर डगमगाती लॉन्च में छलांगे लगाकर 3 सिपाही और एक उनका ऑफिसर दाखिल हो गए। बाकी राइफलें ताने वहीं खड़े रहे। उसी ऑफिसर ने झाड़ पिलाई, कौन हो, किधर जाओगे?
हमारे एक साथी ने उसे जवाब दिया, हम मछेरे हैं। अव्वल तो उसी से उसकी तसल्ली हो गई, लेकिन फिर भी उसने इत्माम हुज्जत के लिए अपने साथियों को लॉन्च टटोलने का हुक्म दिया और जब कुछ हाथ न आया तो 2-4 मछलियां उठाकर चलते बने। इतनी बड़ी बला से इतनी जल्दी नजात मिल जाने पर हमने खुदा का शुक्र गुजारा। लक्ष्मीकांतापुर के नजदीक हम साहिली इलाके पर उतर गए। अब हमें करीबन 1-1.5 मील पैदल सफर करके मंजिल मकसूद तक पहुंचना था। हमारे साथियों ने लॉन्च वहीं एक तरफ ओट में खड़ी कर दी। उनमें से एक लाइट मशीन गन के साथ लॉन्च पर मोर्चा जमा कर बैठ गया, जबकि दूसरे ने हमारे वापसी के रास्ते में एक महफूज जगह पर मोर्चा कायम कर लिया। दोनों ने हमें एक एक बैग सौंपते हुए कहा, फी अमानिल्लाह दोस्तों। हमने भी उन्हें खुदा के हवाले किया, फी अमानिल्लाह, और सुए मंजिल गामजन हो गए। एक गंभीर सन्नाटा हर तरफ तारी था। दूर दूर तक किसी जी होश का नामो निशान न था। वहां हम थे या खुदा की जात, जिसने एक गैर मुतजलजल एतकाद हमारे सीनों में भर दिया था, और यही भरोसा था जो अंधेरों को रोशनी दिखाता हुआ हमारी रहनुमाई कर रहा था। हमने रॉ के मरकज तक पहुंचने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया था वो अगरचे कुछ लंबा और चक्करदार था, लेकिन महफूज था। कोई सड़क करीब से न गुजरती थी जिस पर किसी की आमद और रफ्त होती। बस भेकड़ की लंबी लंबी झाड़ियां थीं, बेआबो ग्याह पथरीली पहाड़ियां और झुलसी हुई जमीन, जिसमें से हमारा हर कदम एक भरपूर एतमाद और मुकम्मल एहतियात से अपना रास्ता बना रहा था। और आखिर चलते चलते हमें आबादी से अलग थलग बनी वो इमारत दिखाई देने लगी जिसके दोनों अतराफ जर्द बल्बों की बीमार रोशनी आंखें चपक रही थी। मैंने एक टीले की ओट में बैठकर वो दूरबीन निकाली जिसके शीशे रात के अंधेरे में भी सब कुछ देख लेने और दिखा देने की सकत रखते थे। इमारत के इर्द गिर्द एक पुरहौल सन्नाटा तारी था। सिर्फ ऊपर की मंजिल के बरामदे में घूमता फिरता एक संतरी था या फिर एक कोने से उठती सर्च लाइट की रोशनी, उसके अलावा कुछ दिखाई न दिया। अंदर जाने क्या क्या तैयारियां थीं उनका इल्म हमें नहीं था। हर खास नौयत की इमारत की तरह उसके गिरदा गिर्द भी बड़ी बड़ी लांबी लांबी जंगली घास सर उठाए खड़ी थी, या फिर वो नाला था जिसमें इमारत की गंदगी बह रही थी। हमने उसी जंगली घास में से गुजर कर वहां तक पहुंचना था। हमने माहीगीरों की तरह लुंगियां बांध रखी थीं और जिस्म पर आधी आधी आस्तीनों की कमीजें पहन रखी थीं। या हमारी पीठ पर मछलियां उठाने वाले वो तीलियों से बने बड़े बड़े थैले थे जिनमें हमने बैग छुपा रखे थे। अभी घास में बमुश्किल चंद कदम ही चले थे कि टांगों में खराशें पड़ने लगी और फिर उन खराशों में इस तरह एक आग सी दौड़ने लगी जैसे किसी ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। अब मुझे बखूबी समझ आ गई थी कि इस तरह की हिफाजत से वो लोग बेनियाज क्यों हो गए थे। वाकई यहाँ किसी के घुसने का तसव्वुर भी मुहाल था। मेरे लिए ये कोई नया तजुर्बा नहीं था। ऐसी कई अजियतें मैंने अपनी तरबियत में ही सह ली थीं, लेकिन उस्मान को जिस कर्ब और तकलीफ का सामना था वो मैं बखूबी महसूस कर रहा था। आफरीन है उस पर, क्या मजाल जो उसने उफ तक की हो। वो तरबियत के ऐन मुताबिक मेरे पीछे पीछे चला रहा था। इमारत की दीवार के नीचे पहुंचकर हम रुककर अपने काम में जुट गए। बैग खुले तो उनमें से अजीब अजीब चीजें बरामद होने लगी। ये मुख्तलिफ किस्म के टाइम बॉम्ब थे जो बेजरर खिलौनों की शक्ल में हमारे सामने मौजूद थे। हम हर खिलौने से मुंसलिक घड़ी पर वक्त का तायुन करते और उसे हौले से दीवार के अंदर लुढ़का देते। अब हमारा रुख इमारत के बाहर के दरवाजों की समत था। हर दरवाजे से एक सड़क अंदर जाती थी और उस सड़क के नजदीक फटकना ही मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। वो इतने बेखबर नहीं थे कि यहाँ भी उनकी नजर न रही हो। मैंने अंधेरे की आड़ में कोहनियों के बल घिसटते हुए एक दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू किया। ये लोहे का स्याह रंग का बहुत बड़ा फाटक था जो अंदर से बंद था। फाटक के साथ साथ दरख्तों का एक तवील सिलसिला अंदर फैलता चला गया था और अंदर से साए साए की आवाजों के सिवा और कुछ सुनाई न देता। यहाँ ऐसा ही सुकूत तारी था जैसे समंदर पर बड़ा तूफान आने से पहले तारी हुआ करता है। मैंने फुर्ती से डेटोनेटर लगाए और एक तार से मुंसलिक करके तार को वहां तक ले आया जहां स्टेन गन थामे उस्मान मुझ पर नजरें जमाए बैठा था। उसने फुर्ती से तार का सिरा अपने करीब रखी बैटरी से मुंसलिक कर दिया। मैंने घड़ी की सुइयों पर नजर दौड़ाई। हमारे दूसरे दोस्तों की आमद करीब थी। उस्मान को वहीं बिठाकर मैं दोबारा उसी लंबी लंबी घास का अजाब झेलता तेज रफ्तारी से साहिल की तरफ बढ़ गया। साहिल पर मैं बेचैनी से समंदर पर नजरें जमाए बैठा था जब मुझे दूर लहरों के दोष पर एक गन बोट हिचकोले लेती नजर आई। साहिल नजदीक होने की वजह से उसके इंजन बंद थे। 3 बार उस तरफ से टॉर्च रोशन हुई जिसके जवाब में मैंने भी वही अमल वक्फे वक्फे से दोहराया और उसके साथ ही मुझे कुछ साए समंदर में उतरते नजर आए जो बड़ी तेज रफ्तारी से तैरते हुए इसी समत आ रहे थे। एक रबड़ की कश्ती उन्होंने अपने हल्के में ले रखी थी जो उनके साथ ही साथ आगे बढ़ रही थी। साहिल के करीब आकर वो रुक गए और किसी मुमकिन धोखे के पेश नजर उनमें से एक जवान आगे बढ़ा। साहिल पर आकर मैंने
نے اسے اپنے لباس سے پستول نکالتے دیکھا۔ پھر وہ قدم بقدم آگے بڑھا۔ قریب پہنچ کر میں اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ ہمارے درمیان چند الفاظ کا تبادلہ ہوا اور اس نے مطمئن ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کو بازو لہرا لہرا کر اشارے کیے تو وہ سب بھی تیزی سے ساحل پر آ گئے۔ ربڑ کی کشتی کھینچ کر وہ ساحل پر ہی لے آئے تھے۔ اس میں راکٹ لانچر تھے۔ بمشکل 2 منٹ کے بعد وہ لوگ تیار تھے اور اب ان کی کمان عملاً میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے باری باری تمام جوانوں کو چیک کیا اور انہیں لے کر آگے بڑھ گیا۔ عثمان تک ہم لوگ قریباً 15 منٹ میں ہی پہنچ گئے تھے۔ خیریت گزری کہ میرے پیچھے وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی اور عثمان بھی جوں کا توں موجود تھا۔ ہمارے نئے ساتھی جو تعداد میں 10 تھے چند ہی منٹ میں عمارت کے گردا گرد اس طرح پوزیشن لے چکے تھے کہ وہاں کے مکینوں کے فرار کی کوئی راہ باقی نہیں رہی تھی۔ ہم سب لوگ ٹریگروں پر انگلیاں رکھے ایک خاص اشارے کے منتظر تھے۔ یہ انتظار بڑا اعصاب شکن تھا۔ خدا خدا کر کے وہ مبارک ساتھ بھی آ گئی جب دیواروں کے ساتھ ساتھ پھینکے گئے ٹائم بموں نے پھٹنا شروع کر دیا۔ میں نے حکم دیا چارج۔ عثمان کا ہاتھ لیور پر دبا اور دروازے کے پرخچے اڑ گئے۔ جوان تو اسی ایک لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر پکارتے ہوئے اندر کود گئے۔ ہم نے عمارت کے ایک ایک کمرے میں گھس کر اپنے ارمان نکالے۔ ہم لوگ عمارت کے سامنے والے اور پچھلے حصے پر حملہ آور ہوئے تھے جو ایک طرح سے الگ بلاک کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ راکٹ لانچروں سے فائر آنے لگے اور یہ آپریشن جلد ہی مکمل ہو گیا۔ جب ہم 10 منٹ کے بعد واپس پلٹ رہے تھے اس وقت تک را کا مرکز اپنے تمام تر منصوبوں سمیت خس و خاشاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہمیں یہ فکر ستانے لگی کہ جن دھماکوں سے لکشمی کانتا پور کا جزیرہ لرز رہا ہے جانے کتنی دیر میں اس کی گونج بھارتی فوج کو سنائی دے، اور بلا وجہ ہم بھی مرنے کو تیار نہ تھے۔ واپسی کا سفر ہم نے 2 گروپوں کی شکل میں کرنا تھا۔ ایک گروپ تو نیول کمانڈوز پر مشتمل تھا اور دوسرے میں عثمان اور میں شامل تھے۔ وہ لوگ تو ساحل کی اس سمت میں پسپا ہو رہے تھے جہاں ایک تیز رفتار جنگی گن بوٹ ان کی منتظر تھی، جبکہ ہمارا رخ اس طرف تھا جہاں ماہی گیری کی لانچ پر بیٹھا ہمارا ساتھی بے چینی سے ہماری راہ تک رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں گروپ اس مقام تک ہی بمشکل پہنچے تھے جہاں سے ہمیں اپنی اپنی منزل کی طرف علیحدہ ہونا تھا کہ اچانک خلاف توقع فوجی وہیکلز کی آواز نے ہمارے قدم پکڑ لیے۔ دوسرے ہی لمحے تمام جوان اپنے ہتھیار سنبھال کر مختلف ٹیکریوں کی اوٹ میں مورچہ بند ہو گئے۔ شاید یہاں کوئی یونٹ ڈپلوائے تھی جو ہنگامی پیغام ملنے پر ان لوگوں کی مدد کو آ رہی تھی۔ اندھیرے میں انہوں نے اپنی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھیں، صرف اگلی چھوٹی بتیاں جن پر پہلے ہی رنگ کیا گیا تھا روشن تھیں۔ وہ لوگ ٹیڑے میڑے راستے پر ایک جیپ اور ایک ٹرک کے ساتھ ہچکولے کھاتے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے آگے ایک جیپ تھی جس میں کھڑے ایک جوان نے آنکھوں سے دوربین لگا رکھی تھی۔ باقی لوگ مستعد بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے ٹرک میں جس پر مشین گن نصب تھی ان کے دوسرے ساتھی ہنگامی مدد کے لیے آ رہے تھے۔ میری کوشش یہی تھی کہ ہنگامے سے گریز کیا جائے اور کسی بھی طرح ہم لوگ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہاں سے نکل جائیں، لیکن وہ بھی خاصے ہوشیار نظر آتے تھے۔ ہم سے تھوڑے فاصلے پر ہی وہ رک گئے۔ ٹرک سے بھارتی فوجی چھلانگے لگا کر نیچے اترنے لگے۔ جیپ میں کھڑا ان کا آفیسر انہیں چلا چلا کر پوزیشن الاٹ کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے بڑے منظم انداز سے جیپ کو 3 اطراف سے گھیرے میں لے کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے بالکل وہی انداز اختیار کیا تھا جیسا عموماً آرٹلری ایڈوانس کے وقت اپناتی ہے۔ جیپ کو ایک طرح سے ٹینک کی حیثیت حاصل تھی جس کی آڑ میں وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ٹرک میں لگی مشین گن کے پیچھے ایک لوہے کا ٹوپ نظر آ رہا تھا، اسے شاید ان لوگوں نے کورنگ فائر کے لیے یہاں کھڑا کیا تھا۔ ایڈوانس کرنے والے سپاہیوں کے پاس عام نوعیت کی آٹومیٹک رائفلیں ہی تھیں۔ یہ کوئی باقاعدہ تیاری سے آنے والی فوج تو تھی نہیں۔ وہ لوگ تو اچانک ہنگامی پیغام ملنے پر ہراول امدادی دستے کی حیثیت سے آ گئے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ اصل فوج ان کے پیچھے آ رہی ہوگی۔ اب سوائے مقابلے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ نیول کمانڈوز کا گروپ کمانڈر لیٹا ہوا تھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ ٹرک کی طرف رینگ گیا۔ باقی جوانوں کو میں نے ایسی پوزیشن میں بٹھا دیا کہ اب ایڈوانس کرنے والے قدم بقدم ان کے نرغے میں پھنسنے کے لیے ان کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔ میں خود اندازے کے مطابق ان سرکنڈوں کے جھنڈ میں جا گھسا جہاں سے جیپ کو گزرنا تھا۔ یہ ساری کمپنی بمشکل 15-20 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ میرے ساتھی میرے سگنل کے منتظر تھے۔ میں نے گرینیڈ سے پن نکال کر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں تیار کر لیا۔ جیسے ہی بدقسمت جیپ میری رینج میں آئی میں نے اللہ کو یاد کیا اور پہلا گرینیڈ اس پر اچھال دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 اور گرینیڈ بھی پرخچے اڑاتی جیپ پر اچھالے جو بہت بڑے غبارے کی طرح پھٹ کر اپنے سواروں سمیت منتشر ہو چکی تھی۔ یہی رد عمل دوسری طرف اس ٹرک کے ساتھ گروپ کمانڈر نے دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جوان قہرمان دیوتا بن کر ان پر
पर आग उगलने लगे। महज 3 या 4 मिनट की तेज तरीन कार्रवाई ने उनका नामो निशान मिटा दिया। अब वहां झुलसी हुई जमीन थी, आग में धड़ाधड़ जलते ट्रक और जीप के ढांचे, या फिर कहीं औंधे कहीं सीधे मुंह पड़ी भारतीय सिपाहियों की हैरतजदा लाशें। उन बेचारों को बमुश्किल ही चंद गोलियां फायर करने की मोहलत नसीब हुई थी। मेरे दोस्त मेरे गिरदा गिर्द जमा थे और अगले हुक्म के मुंतजिर। खुदा हाफिज दोस्तों। मैंने उनके ग्रुप कमांडर की पीठ पर थपकी देकर उन्हें आगे बढ़ाया। जाते वक्त उन्हें सिर्फ हम दोनों की फिक्र दामनगीर थी, क्योंकि हम दुश्मन के ऐन दरमियान से गुजर कर जा रहे थे, जबकि वो समंदर की पनाह में किसी हद तक महफूज थे। रात के वक्त सिवाय खास नौयत के जहाजों के और कोई जहाज उन्हें खोजने से कासिर थे, और जब तक दुश्मन की नेवी के देव हैकल जहाज उनकी खबर लेने को आते, वो अपनी तेज रफ्तार हल्की फुल्की गन बोट में महफूज पानियों तक पहुंच जाते। हमारे देखते ही देखते वो अंधेरे का हिस्सा बनकर गायब हो गए। अब मैं और उस्मान अपनी लॉन्च की तरफ जा रहे थे। हमारे पास 2 स्टेन गन्ने या फिर कुछ हैंड ग्रेनेड और एक आध धुआं पैदा करने वाला बम था। दोस्तों से अलहदगी के वक्त ये बात मेरे जहन में थी कि हम बुरी तरह घेरे में आ चुके हैं और लॉन्च तक पहुंच जाना कोई आसान नहीं था। दुश्मन उस इलाके की एक एक इंच जमीन सूंघता फिर रहा होगा। उस्मान को मैंने कुछ मखसूस दाव बताकर अपने ताकुब में लगा लिया और खुद उसके आगे आगे चल रहा था। हमारे दरमियान कुछ फासला बहरहाल मौजूद था। वापसी के लिए हमने पहले से मुकर्रर करदा रास्ता अपनाया था, क्योंकि उस रास्ते को मद्देनजर रखकर हमने अपनी हिकमत अमली तरतीब दी थी, जिस पर हमारे कामयाबी से फरार का इन्हिसार था। हमारा एक जांबाज भी उन्हीं रास्तों के आसपास कहीं मौजूद हमारी निगरानी कर रहा था। उसने आखिरी दम तक हमसे पोशीदा रहकर हमारी हिफाजत के फराइज अंजाम देने थे। ये एक तरह से हमारा पहला दिफाई कला था जिसमें हमें पनाह मिलती, और आखिरी दिफाई हिसार था लॉन्च पर लगी हुई मशीन गन, जिसके गिर्द हमारा दूसरा मुस्तैद साथी चश्मे बराह था। धमाकों की आवाजें यकीनन उन्होंने भी सुन ली होंगी, और उसके बाद से उन पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा कुछ वही दीवाने लगा सकते हैं जिन्होंने इस कारज़ार इश्क में कदम रखा हो। हम अभी साहिल के उस मकाम से जहां लॉन्च हमारी मुंतजिर थी बमुश्किल एक आध फरलांग दूर ही थे कि अचानक फजा थर्रा उठी। हॉल्ट 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 हमारे चारों अतराफ से गूंज सुनाई दे रही थी। हम चारों तरफ से घेरे में आ चुके थे और वहां पहले से नाकाबंद फौजी दस्ते के घेरे में फंस चुके थे। सिवाय हथियार फेंकने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि कोई भी गैर मामूली हरकत हम दोनों की जान ले लेती। मेरी तकलीद में उस्मान ने भी स्टेन गन फेंक दी और हाथ उठाकर खड़ा हो गया। टॉर्चों की तेज रोशनी ने हमारी आंखें चुंधिया दी, और जब हम कुछ देखने के काबिल हुए तो चारों अतराफ मुख्तलिफ नौयत की गन्ने छुपाए भारतीय फौजी दस्ते दिखाई दिए। उनकी आंखों से खून टपक रहा था, और वो किसी खास हुक्म के तहत ही अभी तक खामोश थे, वरना हमारी तिक्का बोटी करने के मूड में नजर आ रहे थे। हमने उन्हें मामूली दुख तो नहीं पहुंचाया था। एक झाड़ी की ओट से उनका कमांडर निकल कर सामने आया, और देखते ही हम पर हैरतों का समंदर टूट पड़ा। जी हाँ, वो लम्हा ही ऐसा था। हमारे सामने वर्दी में मलबूस कैप्टन शर्मा खड़ा था, आन जहानी कैप्टन शर्मा, जो हमारे ख्यालों के मुताबिक मशरकी पाकिस्तान ही में जहन्नम रसीद हो चुका था। कब्रों से मुर्दे जी उठने का मुहावरा तो सुन रखा था, लेकिन शमशान घाट से भी राख और हड्डियों में जान पड़ती है। यही थी वो वाहिद सोच जो उस लम्हे मुझ पर गालिब थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।